welcome back to SK1 Kids, and we are back again with center of mass and linear momentum. Because जैसा कि हम लोग जानते हैं ना, again today was holiday, that's why today is Sunday. अब Sunday में time तो मिलेगा, so I am here to present some more content based over center of mass and linear momentum, जिस chapter में हम collisions भी करने वाले, चूँकि it's not present in the heading. और in the second part of center of mass and linear momentum, we are going to apply the Newton's second law for a system of particles. Newton's second law for a system of particles. क्योंकि kinematics तो हम लोग इसमें लगा ही सकते हैं, kinematics we can easily apply, लेकिन dynamics अब कैसे लगाएं? We are going to look over that. मतलब अगर मेरे पास ना एक system of particles है, system of particles में जनरली रैंडमली मोशन होते रहते हैं, बट स्टिल इवन इन द केस हम लोग एक सर्टेन पॉइंट ले लेते हैं जिसके अराउंड सारे मोशन होते रहते हैं, जिसको हम लोग सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, एंड उस सेंटर ऑफ मास में हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे. अब इसके लिए ना स्टार्टिंग विथ सम काइंड ऑफ कॉमन एग्जाम्पल. ओके, सपोज अभी को हम लोग ये रख देते हैं. सपोज आपके पास यहाँ पे आपके पास कोई बॉल पड़ी है एट सम डिस्टेंस फार अवे, और आप ना एक और सपोज इनको ना आप पॉइंट पार्टिकल्स की तरह ट्रीट कर देना. यू कैन ट्रीट देम एज पार्टिकल्स. अब आपके पास डिस्टेंस पे एक बॉल पड़ी हुई है, आपको उस बॉल को कैसे भी कोलाइड कराना है विद अ बॉल दैट यू आर हैविंग इन योर हैंड. अब इसको आप फेंकोगे उसकी तरफ. सपोज इट इज गोइंग विद सम काइंड ऑफ स्लाइडिंग मोशन. ओके, ऑफ कोर्स इट इज गोइंग. तब अगर ये उस बॉल की तरफ जा रही है, दोनों को मैं सिस्टम लेता हूँ. देयर इज अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, वन द बॉल विच यू हैव स्लाइडेड एंड द अदर विच इज एट रेस्ट, जिसको हमें कोलाइड कराने विद द फर्स्ट वन. चलो, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बोथ पार्टिकल तो आगे जाता रहेगा, ऑफ कोर्स जाता रहेगा. सपोज दोनों के इक्वल मासेस है, सेंटर ऑफ मास आगे जाता रहेगा क्योंकि डिस्टेंस कम होती रहेगी. लेकिन जब कोलिजन होगा, एज द कोलिजन विल ऑकर, तो क्या सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट कर जाएगा. ओके, क्या ये एक्सेलरेट करेगा? कोलिजन होगा तो वो सेकंड वाली बॉल भी मूव करने लगेगी. फर्स्ट वाली बॉल जो हम लोग वो जिसको हम लोग ने स्लाइड किया था वो भी मूव कर रही है. अब दोनों मूव करने पे आ गए. क्या सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट हुआ? नहीं, सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं होगा, बिकॉज दिस इज इंटरनल से फोर्स जनरेट हुई, कोलिजन की वजह से इंटरनल फोर्स हुई होगी. सो सिस्टम यहाँ पे एक्सेलरेट नहीं कर सकता. इसका मतलब ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस can just make up the acceleration of the center of mass. चलो, coming to the point, writing the equations. Starting with the most common equation, Newton's second law for a system of particles. Newton's second law मैं लिखता हूँ, vector F net is m vector A. मैं लिखता हूँ, अगर मुझे इसे center of mass के लिए लगाना है, for center of mass, तब मैं लगा देता हूँ कि vector F net equals m vector ACOM. The net force, net external force, okay, on this body equals mass of the body, entire mass. ये ना जो वेक्टर एफ नेट है, ये मेरी पूरी बॉडी पे फोर्स लगी है, क्योंकि पूरी जो भी फोर्स रहती है वो बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे कंसेंट्रेटेड रहती है, एज आई टोल्ड इन माय फर्स्ट वीडियो. किसके इक्वल? एंटायर मास ऑफ द बॉडी. रैंडमली मोशन हो रहा है, किसका मोशन तब लेंगे टू अप्लाई द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन. इसलिए सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन यहाँ पे हो गया. क्योंकि हाँ, इसमें ड्राइवेशन भी होते हैं. ओके, जो रेसनिक हैलिडे होती है उसमें ना दिखाया गया है दैट इवन यू कैन ड्राइव दिस फॉर्मूला थ्रू सम अदर मेथड्स. तो चलो, विल बी ऑल्सो ड्राइविंग इट, और उसके बाद कुछ और केसेस देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जहाँ पे वी जस्ट अप्लाई दिस काइंड ऑफ थिंग. तो फॉर अ ड्राइवेशन हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं. पहले आप ये इक्वेशन भूल जाओ. मेरे पास है एक कोई भी पार्टिकल, एक पूरी की पूरी बॉडी. सपोज ये मैंने बॉडी ले लिया, इसका मास है कैपिटल M. अब अगर इसी कैपिटल M में मैं वेक्टर RCOM मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मैं कैपिटल M में मतलब मास ऑफ एंटायर बॉडी में पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ. इसी को क्या मैं M1 R1
m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 प्लस m3 वेक्टर r3 और ऐड करते करते mn वेक्टर rn लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं ना जो पार्टिकल 1 होगा प्रेजेंट इन दी एंटायर मास कैपिटल M, अगर उसका मास m1 है, स्मॉल वाला पोजीशन वेक्टर r1 है, सेकंड वाले का m2 है, पोजीशन वेक्टर r3 r2 है, और ऐसे करते करते mn का जो nth पार्टिकल है उसकी मास mn है, स्मॉल mn अब अगर उसकी पोजीशन वेक्टर rn है। चलो, तो अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तब मुझे क्या मिलेगा? सबको ऐड करने पे सारे मासेस का सम क्या होगा? मास ऑफ द एंटायर बॉडी कैपिटल M, सारे पोजीशन का सम क्या होगा? वो मुझे एक स्पेसिफिक पॉइंट देंगे। अब तो देयर मे बी एक्वायरल कि वेक्टर r1 नहीं, मेरी पोजीशन होगी यहाँ पे भी, अब वेक्टर r2 कहेगा कि नहीं मेरी पोजीशन होगी। अब पोजीशन रखे तो रखे किसकी? तो ऑल द पार्टिकल्स मूव अराउंड अ सर्टेन फिक्स्ड पॉइंट, मतलब सेंटर ऑफ मास। तो पोजीशन वेक्टर हम लोग सेंटर ऑफ मास के रखते हैं। ये इक्वेशन हमारा बन गया। इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ टाइम। यू कैन राइट डिफरेंशिएटिंग विथ टाइम, डिफरेंशिएटिंग विथ टाइम। भाई अब क्या होगा? अगर मैंने ना पूरी इक्वेशन को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दिया, ये बना m वेक्टर r c o m इक्वल्स, अब ये बन गया d अपन में, ये रहा dt, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, अभी हम लोग बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे क्या बना? d ऑफ m1 वेक्टर r1 अपन में dt प्लस में d ऑफ m2 वेक्टर r2 अपन में dt, बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ टाइम, प्लस में हो गया d ऑफ m3 वेक्टर r3 अपन में dt प्लस डॉट डॉट एंड डॉट प्लस में d mn वेक्टर rn अपन dt। वी गेट द फॉलोइंग इक्वेशन। इसको और करो, यू कैन इवैल्यूएट इट मोर एंड मोर। मास कांस्टेंट है, सारे केस में मास कांस्टेंट है, ओके मास तो कांस्टेंट रहेगा। चलो, अगर मोशन हो भी रहा है तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि थोड़ी लो स्पीड इन कंपैरिजन टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाए, तो मास नियरली ना कांस्टेंट रहता है। हम लोग तो क्लासिकल फिजिक्स में यही एज्यूम करते हैं। तो कांस्टेंट है, m को बाहर निकाल दो, ये रहा m d वेक्टर r c o m अपन में dt, पोजीशन वेक्टर हमें पता नहीं कांस्टेंट है कि नहीं, मोशन रहेगा तो कांस्टेंट नहीं रहेगी। इक्वल्स में यहाँ पे भी m1 बाहर निकला, सारे में क्या बाहर निकालना है? मास बाहर निकालना है। सो हियर इज ऑल्सो m2 इज आउट, d वेक्टर r2 अपन में dt प्लस में m3 इज अगेन आउट, d वेक्टर r2 अपन में dt प्लस एंड ऐसे करते करते अगर n पार्टिकल्स के लिए लिखना है, सो mn इज आउट एंड d वेक्टर rn अपन में dt। नाउ यू कैन राइट इट। भाई अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो d वेक्टर r c o m अपन में dt मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ, ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को क्या मैं क्या लिखूँगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को मैं क्या लिखता हूँ? वेलोसिटी लिखता हूँ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखूंगा। m तो मेरा ऑलरेडी है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैंने शॉर्ट में वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख दिया। भाई बनी बात, दिस इज m1 मल्टीप्लाइड विद दिस d वेक्टर r1 अपन में dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेक्टर r1 विद रिस्पेक्ट टू dt इज व्हाट? इज वेक्टर v1 प्लस में ऐसा ही हुआ इसके साथ, ये बना वेक्टर v2 प्लस m3 वेक्टर v3 एंड प्लस करते 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 वी जस्ट गेट द फॉलोइंग दैट प्लस में mn वेक्टर vn। वी गेट इट। चलो हमें मिल गया। डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ टाइम, डिफरेंशिएट करते जाना है जब तक एक अच्छा सा हमें वी डोंट गेट अ ब्यूटीफुल व्हाट? ब्यूटीफुल इक्वेशन। सो हियर इज डिफरेंशिएटिंग विथ t। अगेन टाइम के साथ इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये बना मेरा m वेक्टर v c o m
अपन में इसका भी डिफ्रेंसिएशन होगा तो d लगा लो. दिस इक्वल्स d ऑफ m1 वेक्टर v1 अपन में dt प्लस d ऑफ m2 वेक्टर v2 अपन में dt प्लस में आई एम जस्ट राइटिंग समवॉट अपवर्ड d ऑफ m3 वेक्टर v3 अपन dt एंड प्लस करते 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 वी जस्ट रीच टू द nth पार्टिकल, जिसके लिए हम लोग लिख सकते हैं प्लस d ऑफ mn वेक्टर vn अपन dt. चलो अगेन सारे में मास कांस्टेंट है. आई थिंक नाउ देयर इज नॉट इनफ स्पेस, सो विल बी जस्ट पॉजिंग द वीडियो एंड रबिंग एज अ होल. सो अगेन बैक विथ इट. यहाँ पे इफ आई नाउ डिफरेंशिएट इट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये मेरा हो गया. यहाँ पे मेरा मास मुझे कांस्टेंट एज्यूम करना है तब तक जब तक ये स्पीड ऑफ लाइट या फिर स्पीड ऑफ लाइट का फ्रैक्शन ना बन जाए. तो बेसिकली इन कंपैरिजन टू स्पीड ऑफ लाइट अभी भी बहुत ही लो स्पीड होगा नॉर्मल डेली लाइफ में, इसलिए हम लोग मास कांस्टेंट रख के बाहर निकाल देंगे. ये बना, मास बाहर निकला. यहाँ पे भी इक्वल्स में here is also m1 outer side and you can rewrite the equations again and again till we don't reach, जब तक हम पहुँच ना जाए where, till we don't reach actual में sorry at nth particle. हम लोग को nth particle के लिए लिखना है अपन में dt and plus here we are to reach mn d vector vn अपन में dt. I think here is all right. m3 d vector v3 अपन में dt. ओके, हम लोगों ने इतना कर लिया. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में एक्सेलरेशन बोलता हूँ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा. ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन में है, सॉरी इतना भी, ये भी d वेक्टर v com अपन में dt. ये इतना नहीं, ये इतना है. ओके, तो ये वैल्यू d वेक्टर v com अपन में dt मेरी कितनी है? a ऑफ com है, वेक्टर a com, m ऑलरेडी इज इन मल्टीप्लिकेशन विद दिस, मैंने इसको शॉर्ट में वेक्टर a com लिख दिया. ओके, दिस इक्वल्स m1 ऑलरेडी है विथ मल्टीप्लिकेशन, इन मल्टीप्लिकेशन विथ फॉर फर्स्ट पार्टिकल रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. मेरा उस पार्टिकल का a1 होगा एक्सेलरेशन, प्लस में m2 के साथ भी यही वेक्टर a2 हो गया, प्लस में m3 वेक्टर a3 एंड प्लस में we are to reach mn वेक्टर an. We got the following. चलो अब हम लोग क्या करेंगे ना, m1 वेक्टर a1 m1 वेक्टर a1, यहाँ पे m वेक्टर com हमें दिख रहा है. ओके, अब m1 से मुझे पता है कि नेट फोर्स ऑन अ बॉडी क्या होगा, मास इनटू नेट एक्सेलरेशन ऑन द बॉडी होगा. मतलब अगर मुझे एक पॉइंट पार्टिकल के लिए सपोज ये लगाना है, मुझे फर्स्ट पार्टिकल के लिए नेट फोर्स लगाना है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, यहाँ पे मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल होगा. मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल टाइम्स द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल मेरा नेट फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल. सपोज मेरा फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल दे सकता है, ऑफ कोर्स दे सकते हैं. ये तो मुझे फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल का फॉर्म का दिख रहा है. दिस इज फोर्स ऑन सेकेंड पार्टिकल, ये रहा फोर्स ऑन थर्ड पार्टिकल. करते करते दिस इज फोर्स ऑन nth पार्टिकल. वी गेट इट हियर. यहाँ पे हम सिस्टम के अंदर के पार्टिकल्स की बात करें तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस एंड इंटरनल फोर्सेस ऑफ द सिस्टम दोनों मिलेंगे. लेकिन जो एक्सटर्नल फोर्सेस होंगे उनकी पहले बात छोड़ो, जो भी इसमें ना इंटरनल फोर्सेस होंगे वो तो ऑलरेडी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर चुके होंगे यूजिंग एक्शन रिएक्शन पेयर. जब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगेगा, ओके, तब ना जो इंटरनल फोर्सेस होंगे, अगर यहाँ से एक इंटरनल फोर्स लगी तो यहाँ से भी लग गए, दोनों कैंसिल, बोथ हैव डाइड. दोनों फोर्सेस कैंसिल ईच अदर ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एक्शन रिएक्शन पेयर्स. मतलब यहाँ से सारे इंटरनल फोर्सेस तो ऑलरेडी हट चुके हैं क्योंकि वो सारे ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं. तब बचेगा क्या? सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस बचेंगे. मतलब ये जो भी फोर्सेस लग रहे हैं सारे फोर्सेस का सम मेरा नेट एक्सटर्नल फोर्स रहेगा. दिस विल बी माई नेट एक्सटर्नल फोर्स. मतलब कि अगर मैं इसको नेट एक्सटर्नल फोर्स बोल दूं
तब मैं लिखता हूँ वेक्टर एफ नेट, रिमेंबर नॉट इंटरनल, दिस इज नॉट इंटरनल बट एक्सटर्नल, equals mass times the acceleration of center of mass of the body. Here is जो मेरा नेट फोर्स ऑन द बॉडी होगा, इसे नेट फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास मत समझना, जो नेट फोर्स ऑन द बॉडी होगा उसको ले लो, द टोटल मास ऑफ द बॉडी उसको मल्टीप्लाई कर देना सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन वेक्टर से ऑफ द बॉडी, आपको जो मिल रहा है वो होगा नेट external force, vector net external force present on the body, applied on the body, okay, or given to the body. हमारा इक्वेशन बन गया जैसा कि मैंने पहले स्टेट किया था. So we have just got our equation. अब ना we'll be just taking some of the examples of more of the center of mass में कैसे न्यूटन सेकेंड लॉ लग सकता है, and for that again let me rub all this kind of thing. So, as we have learned to apply the Newton's second law of motion for a system of particles and for the center of mass of a given system or bodies. अब ना again कुछ अच्छे से examples लेते हैं, जैसे solid body हो गए. For example, अगर मैंने ना ये वाला थोड़ा light वाला marker ले लिया and if I just get it thrown away, means I just get it follow projectile path एक्चुअल में फॉलो करे कुछ इस तरह से, बट स्टिल सपोज करो नियरली वर्टिकल पाथ है, तो मैं सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन दिस भी लगा सकता हूँ, जो कि different particles of the body were moving in different directions, although I can still apply the concepts of Newton's second law for a system of particles. because यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ वेक्टर एफ नेट जो होगा मेरा मास ऑफ द बॉडी, जो वेक्टर एफ नेट यहाँ पे अगर मुझे लगाना है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, क्योंकि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज कमिंग डाउन, ये नीचे आ रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, दैट्स वाई एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द ऑन दिस सिस्टम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है नीचे, मास ऑफ द सिस्टम, मास ऑफ द बॉडी मतलब मास ऑफ द मार्कर मुझे कैपिटल एम लेना है, फिर एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या होगा मुझे वही लेना है, एंड देन आई कैन जस्ट गेट इट ऑल. ओके, सॉलिड बॉडीज में भी लग सकता है. अब एक कॉमन सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ना अब कुछ अच्छी चीज़ें जैसे एक्सप्लोडिंग बॉडीज हो गया, there's a nice topic called the exploding bodies. Exploding bodies. अगर मैं एक्सप्लोडिंग बॉडीज़ की बात करता हूँ, सपोज ना जो रेस्निक हैलिडे सर की टेक्स्ट बुक है प्रोफेसर्स की, उसमें ये बात बहुत अच्छे से समझाई गई है. कुछ ऐसा डायग्राम ही गिवन है, समथिंग लाइक दिस, आई थिंक डायग्राम गिवन होगा कि यहाँ पे मेरे पास एक रूफ है. ओके, यहाँ पे पूरा मेरा रूफ है. अब ये भी ड्रॉ करना कुछ अच्छा नहीं होगा, बट स्टिल मतलब जैसे कि ये पेंट हुआ है, बट स्टिल छोड़ो. यहाँ पे मेरे पास है रूफ है, यहाँ से मैंने एक प्रोजेक्टाइल करा है ऑफ अ रॉकेट, जो कि यहाँ पे सपोज हवा का नियरली कुछ नहीं है, मतलब कोई ड्रैग फोर्स है ही नहीं. यहाँ पे सपोज कि नियरली हवा है ही नहीं, मतलब कोई ड्रैग फोर्स, हवा नहीं है तो एयर में कोई फ्लूइड नहीं है, एयर में कोई फ्लूइड नहीं है तो ड्रैग फोर्स नहीं है. तो जो सिर्फ फोर्स एक्ट कर रही होगी ऑन द रॉकेट, जब ये सिर्फ यहाँ से मैंने प्रोजेक्टाइल कराया, कुछ ऊपर गया, फिर यहाँ तक मैक्सिमम हाइट पहुँचा, इसकी जो वेलोसिटी थी, इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से जो हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे कम थी, तो ये नीचे आने लगा ऑफ कोर्स, जबकि यहाँ पे इसकी जस्ट वेलोसिटी कुछ ऐसे हो गई थी हॉरिजॉन्टल. अब ना तब ये नीचे आने लगा, और सपोज जब ये इस पॉइंट पे पहुंचा, और सपोज ना जब मैंने इसे प्रोजेक्टाइल कराना था तभी मैंने इसमें एक बॉम्ब, टाइम बॉम्ब सपोज फिट कर दिया, कि जब ये यहाँ पे पहुंचा तब वो टाइम बॉम्ब एक्सप्लोड कर गया, वो बॉम्ब एक्सप्लोड कर गया. अब ना क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या डिफरेंट पार्टिकल्स ऐसे डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाएंगे, सपोज हवा नहीं है यहाँ पे, डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाएंगे क्या, तो ये पार्टिकल ऐसे हो के डिफरेंट डायरेक्शन में से एक्सप्लोड हुआ है ना, एक्सप्लोजन हुआ है, और जब एक्सप्लोजन होगा तो पूरा फट जाएगा, पूरा बॉडी, पूरा रॉकेट, जिसकी वजह से इट कैन बी स्प्रेड अक्रॉस द स्काई.
तो क्या ये पार्टिकल्स डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड होके ज़मीन पे, सपोज यहाँ पे ज़मीन है, गिरेंगे या फिर वही सेम प्रोजेक्टाइल फॉलो करेंगे, या फिर यहाँ तक जिस प्रोजेक्टाइल में जा रहे थे उसी प्रोजेक्टाइल में को फॉलो करके जाएंगे कि जैसा कि वो लोग फॉलो करते अगर एक्सप्लोजन ना होता, यानी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट या सेकेंड? Will they be spread across the sky or will they follow the same projectile path? A और B? Of course B is the correct answer, क्योंकि यहाँ पे वो लोग वही प्रोजेक्टाइल फॉलो करने वाले हैं। क्योंकि ना जो एक्सप्लोजन हुआ है, जो भी एक्सप्लोजन होगा, इसकी वजह से पहले तो पार्टिकल एक था, रॉकेट था, लेकिन एक्सप्लोजन की वजह से ये बहुत सारे पार्ट्स में बिखर गया, लेकिन सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सारे पार्टिकल तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा ना, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। एंड स्टिल वेक्टर एफ नेट इज कैपिटल M टाइम्स वेक्टर A ऑफ COM, एक्सेलरेशन ऑफ COM वही रहेगा बिकॉज यहाँ पे अगर मैं देखूँ मास तो पूरे सिस्टम का नहीं चेंज होगा सिंस एक्सप्लोड कर जाएगा, लेकिन सारे का ऐड करेंगे तो अगेन कैपिटल M दिखेगा। सारे पे यहाँ ड्रैग फोर्स नहीं है, हियर इज नो ड्रैग फोर्स, तो सिर्फ नेट एक्सटर्नल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स दिखेगी। अब अगेन ग्रेविटेशनल फोर्स ये है, मास ऑफ द सिस्टम ये है, तो एक्सेलरेशन यहाँ से सेंटर ऑफ मास का क्या होगा, वही होगा। मतलब जब ये ऐसे जा रहा था बिना एक्सप्लोड किए तब भी वही G ही होगा। यहाँ से मेरा वेक्टर ACOM पहले क्या था, पहले भी ड्रैग फोर्स नहीं था, तो वेक्टर F नेट अपन में कैपिटल M, पहले क्या, पहले वेक्टर F नेट मेरा क्या था, ऑफ कोर्स मेरा mg था, अपन में m मास ऑफ द सिस्टम टाइम्स इसका जो वेट होगा, ये m और m कैंसिल, यहाँ पे पड़ा वेक्टर g, वेक्टर COM मेरा फॉर फर्स्ट केस वेक्टर g है, दिस इज माय फर्स्ट केस। सेकंड केस के लिए, फॉर सेकंड केस मैं क्या लिखने वाला हूँ कि अगेन ये ही मेरा इक्वेशन तो यही वैलिड होगा, इक्वल्स कैपिटल M टाइम्स द वेक्टर ACOM। यहाँ पे अगेन मेरा वेक्टर ACOM क्या होगा, वेक्टर F नेट अपन में कैपिटल M होगा। यहाँ पे भी ड्रैग फोर्स नहीं है, कौन सी फोर्स लगी, जब एक्सप्लोजन हुआ तो फोर्स लगा, उस ब्लास्ट की वजह से फोर्स लगेगा, लेकिन वो सिस्टम के अंदर की फोर्स थी। द फोर्स वाज इंटरनल फोर्स, ब्लास्ट होने की वजह से टाइम बॉम्ब हमारा कहाँ पे रखा हुआ है, और जो मास था वो भी तो टाइम बॉम्ब का हम लोग इंक्लूड करके रखे थे। तो जो टाइम बॉम्ब हुआ, एक्सप्लोड हुआ, वो तो रॉकेट के अंदर था, मतलब रॉकेट के अंदर से फोर्स ओरिजिनेट होगी इन ऑर्डर टू एक्सप्लोड द रॉकेट एंटायरली। मतलब कि इसका एक ही मतलब है, जो फोर्स लग रही थी रॉकेट पे उस टाइम वो इंटरनल फोर्स थी। तो यहाँ पे अगर वो एक्सटर्नल होती तो ग्रेविटी में हम लोग वो फोर्स ऐड करते, लेकिन वो इंटरनल है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स रखते हैं। एक्सटर्नल फोर्स अभी भी क्या हुआ, m वेक्टर g हुआ, मास ऑफ द एंटायर सिस्टम ये रहा m कैंसिल, वेक्टर g हुआ, यानी कि वेक्टर ACOM इक्वल्स वेक्टर g, एंड दिस इज फॉर सेकेंड केस। सेकेंड केस में भी वेक्टर जी एक्सेलरेशन है एंड फर्स्ट केस में भी वेक्टर जी एक्सेलरेशन है। मतलब कि अगर ये एक्सप्लोजन हुआ ही नहीं होता तब भी वही पाथ ये रॉकेट फॉलो करता, और अगर एक्सप्लोजन हो चुका है तो इसके सारे पार्टिकल जो बिखर चुके हैं वो तब भी सेम प्रोजेक्टाइल पाथ, सेम ट्रेजेक्टरी पाथ फॉलो करते। सो दिस इज जस्ट अ नाइस एग्जाम्पल कैसे हम फिजिक्स को डेली लैब में यूज़ कर सकते हैं, ऑल्दो डोंट ट्राई द एक्सपेरिमेंट एट होम। ओके, सो यहाँ पे भी वो लोग सिंस थोड़ा ना डिफरेंट टाइप का आंसर मिल रहा है कि सेम पाथ फॉलो करेंगे, लेकिन हाँ यही रियलिटी है। बिकॉज रियलिटी और फिजिक्स ना जनरली हम लोग बहुत बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, लेकिन अगर वही एक्सपेरिमेंट आप ट्राई करोगे तो आपको मिलेगा ये करेक्ट है, जबकि वो हमारी फिलोसफी और थॉट्स के
अपोजिट होता है. ओके, दिस इज़ अ नाइस एग्जाम्पल. और एक और अच्छी एग्जाम्पल होती है बैलेट लीप की. जैसे ना बहुत सारे डांसर्स होते हैं स्टेज पे, हमें बहुत बार लगता है जब वो अपने लेग्स स्प्रेड करते हैं एंड दे गेट देयर हैंड्स अप, तो हमें लगता है वो लोग फ्लोट कर रहे हैं. व्हेन दे जंप देन, तो हमें लगता है कि वो लोग फ्लोट कर रहे हैं. अब इसमें अगर सेंटर ऑफ मास का यही न्यूटन सेकंड लॉ फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लगाए ना, तो हमें पता चलता है जब वो लोग जंप करने वाले होते हैं ना, देन दे स्प्रेड देयर हैंड्स अक्रॉस, वन इज हियर एंड अदर इज बैक एंड दे गेट देयर हेड अ लिटिल बिट हियर. तो उस जंप के ड्यूरिंग उनका सेंटर ऑफ मास, हमारा सेंटर ऑफ मास जस्ट यहाँ पे होता है हियर, उनका सेंटर ऑफ मास थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर जाता है. ओके, इट्स शिफ्टेड अ लिटिल बिट अपवर्ड्स. लेकिन उसकी वजह, बट इट इज़ नॉट इन कंपैरिजन टू देयर ओरिजिनली रिलेटिव टू देयर बॉडी. ओके, दैट्स वाई क्या होता है, सेंटर ऑफ मास थोड़ा ऊपर शिफ्ट करते हैं एंड देन ड्यू टू दिस काइंड ऑफ थिंग इट ऑल्सो शिफ्ट्स अ लिटिल अपवर्ड इन कंपैरिजन टू रिलेटिव टू देयर बॉडी, जिसकी वजह से वो अपना हेड को, it seems their head is following a straight trajectory, a straight path, जिसकी वजह से हम लोग को illusion मिलता है that they are actually floating. Okay, but they are not floating at all. This is also the concept of center of mass and linear momentum. So that's just also nice concept, and that was just all for today and for today's topic, and hope we'll be just moving again and meeting again with our new point in center of mass and linear momentum. So thank you for watching this video and hope you enjoy the video. Jai Hind, Jai Bharat.